नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद। भारत के इतिहास में प्रतिभा पाटिल का नाम हमेशा खास रहा है और रहेगा। वो आजाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। जब एक महिला देश के सबसे बड़े पद तक पहुंची तो यह हर भारतीय महिला के लिए गर्व और प्रेरणा का पल था। आज प्रतिभा पाटिल महोदया का जन्मदिन है और इस मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें सामने हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ। उनके पिता नारायण राव पाटिल खुद राजनीति से जुड़े थे। प्रतिभा पाटिल की शुरुआती पढ़ाई जलगांव में ही हुई। उन्होंने मूल जी जेठा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में काफी आगे थे और टेबल टेनिस के अच्छी खिलाड़ी थी। कॉलेज के दिनों में प्रतिभा पाटिल अपनी खूबसूरती और व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती थी। उस वक्त उन्हें कॉलेज क्वीन का खिताब भी मिला था, ऐसा सूत्र बताते हैं। साल 1965 में उनकी शादी प्रोफेसर देवी सिंह रणधीर शेखावत से हुई। शादी के बाद उन्होंने पति का नाम अपनाया और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम से जानी जाने लगी। उनका एक बेटा और बेटी है। प्रतिभा पाटिल शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ी रही। राजनीति में आने से पहले वह लोगों के लिए काम करती थी। महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा आवाज उठाई। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जलगांव जिले की सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी। लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार 4 बार मुक्ताई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीती। 1967 से 1972 तक वह महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री रही और 72 से 74 के बीच समाज कल्याण मंत्री का पद संभाला। उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी निभाई। साल 1986 से 88 तक प्रतिभा पाटिल राज्यसभा की उपसभापति रही। 1991 में उन्होंने अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। बाद में 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही और वहां भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। साल 2007 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उनके सामने भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन प्रतिभा पाटिल ने करीब 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की। 25 जुलाई 2007 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका सफर साबित करता है कि अगर हौसले मजबूत हो तो महिलाएं देश के किसी भी बड़े पद तक पहुंच सकती हैं। विनम्रता के धनी, बेहद शानदार शख्सियत के मालिक प्रतिभा पाटिल को शत-शत नमन। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के हालात और बिगड़ गए हैं। हादी की मौत की खबर सामने आते ही कई जगह हिंसा हुई और मीडिया संस्थान निशाने पर आ गए। 6 दिनों तक जिंदगी से जूझने के बाद हादी ने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादी की मौत की पुष्टि गुरुवार रात बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने की। इकबाल मंच ने भी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस खबर की जानकारी दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए हादी की मौत की बात कही। शरीफ उस्मान हादी फरवरी में होने वाले चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार माना जा रहा था। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोय नगर इलाके में उसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई। वो रिक्शे से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने सिर में गोली मारी। गंभीर हालत में हादी को ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर आने के कुछ ही घंटों बाद ढाका के कारवां बाजार इलाके में घुस आई भीड़ ने बांग्लादेश के मशहूर अखबार द डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगा दी। आग बुझाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इस दौरान कई पत्रकार और कर्मचारी इमारत के अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात को देखते हुए इलाके में बांग्लादेश सेना के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन भीड़ काफी देर तक जमा रही। इसी तरह राजधानी शाहबाग से कारवां बाजार की ओर एक और भीड़ मार्च करती हुई पहुंची और बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की बिल्डिंग को घेर लिया। वहां जमकर नारेबाजी हुई और विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति पर काबू पाने में नाकाम। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला गुरुवार देर रात शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी लाठियों और लोहे की राड लेकर आए थे। उन्होंने ऑफिस में तोड़फोड़ की, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर व जरूरी कागजात सड़क पर फेंक कर आग लगा दी। प्रथम आलो के पत्रकारों ने बताया कि तनाव के कारण कई रिपोर्टर और कर्मचारी अब भी ऑफिस के अंदर हैं।
इस बीच नेशनल सिटीजन पार्टी की छात्र इकाई जातीय छात्र शक्ति ने भी ढाका में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी का भी पुतला जलाया और हादी के हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा बिगड़ने का आरोप लगाते हुए गृह सलाहकार के इस्तीफे की मांग की। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक जातीय छात्र शक्ति के अध्यक्ष जाहिद एहसान ने कहा कि मौजूदा हालत में गृह सलाहकार अपने पद के योग्य नहीं हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ गाना वायरल हो गया। यह गाना हिड़मा के समर्थन में बनाया गया बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। यह वीडियो कला टीवी नाम की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो में सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए और हिड़मा को शहीद बताया गया है। गाने में नक्सली सोच को सही ठहराने की कोशिश की गई है। वीडियो में हिड़मा की एआई से बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे लोगों को गुमराह करने का आरोप है। गाने के बोलों में केंद्र सरकार, कोबरा बटालियन और सुरक्षा बलों पर निशाना साधा गया है। जंगलों की कटाई, पहाड़ों में खुदाई और फोर्स के साथ मुठभेड़ के दृश्य दिखाकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हिड़मा अकेले लड़ रहा था। करीब 5 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो को अब तक लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं। इस मामले में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में यूट्यूब चलाने वाले खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सिविल लाइंस सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्रांच की सोशल मीडिया निगरानी टीम ने वीडियो को गंभीर मानते हुए जांच शुरू की थी। जांच में वीडियो को नक्सल समर्थक और देश के खिलाफ माहौल बनाने वाला पाया गया। पुलिस आरोपी की पहचान आईपी एड्रेस के जरिए कर रही है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर नक्सल या किसी भी देश विरोधी सोच का प्रचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी विवाद देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने गाने की तारीफ की और हिड़मा को क्रांतिकारी बताया, वहीं कुछ ने उस पर फिल्म बनाने जैसी बातें भी लिखी। पुलिस के अनुसार 300 से ज़्यादा हत्याओं के जिम्मेदार रहे नक्सली के समर्थन में इस तरह की टिप्पणियां गंभीर चिंता का सबब है और इन पर नज़र रखी जा रही है। माडवी हिड़मा 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुए एनकाउंटर में मारा गया था। वो नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य और छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल नेता था। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों के मुताबिक हिड़मा 26 से ज़्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था और करीब 300 जवानों व आम लोगों की मौत का जिम्मेदार। उसके मारे जाने से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। राज्य में फूड सेफ्टी सिस्टम, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की हालत काफी अजीब हो गई है। 14 जिलों में एक भी फूड सेफ्टी अफसर पदस्थ नहीं है। यह पूरी की पूरी रिपोर्ट भास्कर के निजाम जी ने दी है। ऐसे में इन जिलों में होटलों, ढाबों और मिठाई की दुकानों में क्या बेचा जा रहा है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं फूड पॉइजनिंग जैसी बड़ी घटना हो जाए तो सैंपल लेने के लिए फूड अफसर समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन जिलों का प्रभार 200 किलोमीटर दूर बैठे अफसरों को दिया गया है। सबसे ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि दिवाली जैसे बड़े त्यौहार में जब मिठाइयों की जमकर खरीद बिक्री होती है, इन जिलों में एक भी मिठाई का सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया। त्यौहार के वक्त नकली खोए और खराब मिठाई बिकने का खतरा बेहद ज़्यादा रहता है, लेकिन इन जिलों में पता नहीं चल सका कि लोगों को कैसी मिठाई दी गई। इस पोजीशन की वजह बताई जा रही है कि त्यौहार के ठीक वक्त पर कई फूड सेफ्टी अफसरों को प्रमोशन देकर डेजिग्नेटेड अफसर बना दिया गया। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को फील्ड से हटा दिया गया और जिला मुख्यालयों में बैठा दिया गया। इससे कई जिले बिना किसी फूड अफसर के रह गए। हैरानी की बात इसमें यह है कि जिन जिलों में फूड अफसर नहीं है, वहां भी डेजिग्नेटेड अफसर की पोस्टिंग कर दी गई। यानी निगरानी करने वाला तो है, लेकिन जिनकी निगरानी करनी है वे अफसर ही मौजूद नहीं है। ऐसे में पूरे सिस्टम पर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में खाने पीने की चीज़ों के लिए मोबाइल लैब वैन भी चलाई जाती है, जिसे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कहा जाता है। प्रदेश में ऐसी 8 मोबाइल वैन है। जांच में सामने आया है कि पिछले करीब 1.5 महीनों से
जिन जिलों में फूड अफसर नहीं है वहां भी कागजों में मोबाइल वैन का दौरा दिखाया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार किसी भी दुकान या होटल से सैंपल लेने का अधिकार सिर्फ फूड सेफ्टी अफसर का होता है। तकनीकी स्टाफ खुद से सैंपल नहीं ले सकते। खाली जिलों का प्रभार देने में दूरी का कोई ध्यान नहीं है। बीजापुर जिले का प्रभार नारायणपुर के अफसर को दिया गया है, जबकि दोनों जिलों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का प्रभार बिलासपुर के अफसर को सौंपा गया है, वो भी काफ़ी दूर है। कोरिया जिले की स्थिति भी कुछ ऐसी है, जहाँ कुछ जिलों में ज़रूरत से ज़्यादा अफसर तैनात हैं। हमें जो प्राप्त हुआ है हमारे सूत्रों से और प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट से कि रायपुर में 8, दुर्ग में 4, राजनांदगांव और बिलासपुर में 3-3, जबकि कोरबा और बालोद में 2-2 फूड अफसर पदस्थ हैं। इसके बावजूद कई जिलों में एक भी अफसर नहीं। इस पूरे मामले पर फूड कंट्रोलर से जब प्रिंट मीडिया ने बात की, दीपक अग्रवाल ने माना कि प्रमोशन की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है। यह भी स्वीकार किया कि दिवाली के वक्त कुछ जिलों में सैंपल कम हुई है। उनका कहना है कि बड़े जिलों में काम और वीआईपी ड्यूटी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहां से अफसर हटाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल विभाग ने 54 नए पदों की मांग की और भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया जाना बाकी है। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।